सकते हैं। तो असेसर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, अधिक खींचे गए रबर बैंड से अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसका रीजन मतलब कारण दिया हुआ आपके पास में, अधिक खींचने से कंपन का आयाम बढ़ जाता है। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तीसरा है आपके पास में ए सही है आर गलत है। और चौथा यहाँ पे आपके पास दिया है ए गलत है आर सही है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ठीक है। सबसे पहली एक बात इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी क्या है कि आपको याद रखना है कि आप पहला आंसर कब करोगे, आप दूसरा आंसर कब करोगे। ये दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बाकी तीसरा और चौथा अगर होगा तो वो तो आप कर ही सकते हो। हमेशा जब भी हम बात करेंगे कि ये सही व्याख्या कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, हमें दोनों में देखना पड़ता है संबंध। ठीक है, क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है जो हमारे पास असेसर है और जो हमारे पास रीजन है, इन दोनों के बीच अगर हमें कोई कड़ी जुड़ती हुई दिखाई देती है, कोई संबंध जुड़ता हुआ दिखाई देता है, तब जाके हम बोलते हैं कि हमारे पास ए सही होगा। और हमें कड़ी मिलती हुई नहीं दिखाई देती है, अलग दिखाई देते हैं, तो हम बोलते हैं बी सही होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऐसा मान के चलो आप कि आप दो स्टेटमेंट देख लो। एक स्टेटमेंट अलग दिया हुआ है, मतलब ये है कि हमारे पास पहले स्टेटमेंट में बात की गई है दाब की। किसकी बात की गई है, पहले स्टेटमेंट में बात की गई है दाब की, और दूसरे स्टेटमेंट में बात कर दे अवस्था परिवर्तन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, यहाँ दाब की बात कर रहे थे, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मतलब दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अलग अलग पूछ दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से दाब की बात कर रहा है और दाब का ही आंसर दे रहा है कि दाब किस पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पहला आंसर सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि असेसर और रीजन को कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। आप यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिक खींचे गए रबर बैंड से अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये बात सही है गलत है, तो बिल्कुल हमारे पास सही है। अगर कोई रबर बैंड है हमारे पास में और हम उसे अधिक खींचते हैं तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, पहले से तीव्र होती है, लाउड होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा, इन्होंने बोला है कि अधिक खींचने से कंपन का आयाम बढ़ जाता है, ये बात भी सही है। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास असेसर दिया था और जो रीजन है, इन दोनों के बीच में कोई हमें संबंध देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तीव्रता की बात कर रहे हैं, लाउडनेस की, और यहाँ पे आयाम की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है तीव्रता और लाउडनेस के बारे में हमने पढ़ा है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या है, अगर हम देखते हैं हमारे पास में जो आयाम होता है, अगर आयाम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है तो हम बोलते हैं हमारे पास में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, तीव्रता के, जिसे हम बोलते हैं लाउडनेस बोलते हैं। तो हम बोलते हैं अगर हमारे पास आयाम ज़्यादा है तो उस वस्तु की क्या है, तीव्रता भी देखने को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हमें संबंध देखने को मिल रहा है, तो हम कौन सा आंसर करेंगे, बिल्कुल हम आंसर करेंगे यहाँ पर ए, कि हमारे पास में ए और आर दोनों सही हैं तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर पा रहा है। या फिर दूसरी टेक्निक ये होती है कि आप पहले जो ऑप्शन रहता है, पहले स्टेटमेंट है, उसमें क्योंकि जोड़ दो, और क्योंकि का आंसर अगर दूसरा वाला दे पा रहा है तब भी हमारे पास में ए वाला सही होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास में ऊंची एड़ी के जूते का उदाहरण दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में। तो निम्न कथनों में से विचार करना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके पास दिया है, समान बल पर क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ता है, दाब का मात्रक न्यूटन है। और तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास में, चौड़े तलवे वाले जूते कम धंसते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद आपके पास में सही विकल्प में बताना है आपको, केवल एक सही है, एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, एक दो और तीन सही है। ठीक है, और तो अगर हम पहली बात करें तो इन्होंने बोला है कि समान बल, ठीक है, समान बल है लेकिन क्षेत्रफल अगर कम है तो दाब क्या है, बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने कहाँ से बोला ये बात सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि हमारे पास जो दाब होता है, दाब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ इज इक्वल एफ अपॉन ए के। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दाब, पी मतलब प्रेशर होता है जिसे हम दाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, एफ का मतलब होता है हमारे पास बल होता है, और ए का मतलब एरिया जिसे हम नाम से जानते हैं क्षेत्रफल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बल होता है, बल भले ही समान हो लेकिन जो प्रेशर दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है हमारे पास ए मतलब क्षेत्रफल पर। कैसे निर्भर करता है वो समझो। अब चूंकि ये दोनों कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में जो क्षेत्रफल है, एरिया है, अगर हमारे पास जो एरिया है कम होगा तो क्या होगा, अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा।
और अगर हमारे पास में जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एरिया अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, हमारे पास में कम देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो कब कौन सा होगा, सीधी बात है, अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा और एक कम है तो दूसरा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस बेस पे हमने बोल दिया कि हमारे पास बल तो समान होगा, लेकिन अगर हमारे पास में क्षेत्रफल कम है तो दाब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से हमने बोला जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा बोला इन्होंने जो दाब है ना इसका मात्रक न्यूटन है, ये बात तो हमने पता है, ये बात तो यहाँ सरासर गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो न्यूटन होता है ये तो ऐसा ही मात्रक बल का, ठीक है, और ये बोल रहे दाब का, इसलिए ये बात गलत है। अगर कोई पूछे कि सर दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बोलना जो दाब होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है दाब का ऐसा ही मात्रक, तो बोलना दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। ठीक है, तो दूसरा बात स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरे स्टेटमेंट में दिया है चौड़े तलवे वाले जूते कम धंसते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। देखो चौड़े तलवे हैं इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो भी ज़्यादा होगा, और हमें पता है जहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वहाँ पे दाब क्या होता है, कम होता है, मतलब कम दाब मतलब कम धंसेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 ये दोनों सही हैं। तो कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, बी वाले में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप बी वाला आंसर बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन आप पढ़िए क्या है। क्वेश्चन में आपके पास में दिया हुआ है, एक छात्र ने कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाली, कुछ समय बाद विलयन का रंग बदल गया। इस प्रयोग से संबंधित कथन आपको बताना है। यह संयोजन अभिक्रिया है, लोहे की कील पर तांबे की परत जमती है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह केवल भौतिक परिवर्तन है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो इन्होंने किया क्या होगा कि हमारे पास कोई बीकर होगा, ठीक है, ये मान कर चलो हमारे पास बीकर है, और यहाँ पे जो हमारे पास विलयन भरा होगा इस विलयन का नाम है कॉपर सल्फेट, मतलब हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं विलयन क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे CuSO4 होगा। अब इस विलयन में क्या किया इन्होंने, लोहे की कील यहाँ पे डाल दी है। क्या डाल दी यहाँ पर, ये जो डली है यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लोहे की कील है। ओके, लोहे की कील है। अब हम क्या देख रहे हैं, लोहे की कील डाली है तो कुछ समय बाद हमारे पास में जो विलयन का रंग था पहले वो बदल गया होगा। पहले रंग कैसा था, तो हम बोल सकते हैं पहले रंग होगा इसका नीला। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट की उपस्थिति थी तो इसका रंग कैसा था, हमारे पास में नीला रंग था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे लोहे की कील डाली और कुछ समय पश्चात हमने देखा, तो हमने देखा बाद में इसका रंग कैसा हो गया, तो बाद में इसका रंग हो गया हमारे पास में हरा। ठीक है, तो हमने देखा बाद में कैसा रंग होगा, इसका हरा रंग हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको ताकि रिवीजन में आपको सहूलियत हो कि बाद में कैसा रंग हो गया, हरा रंग हो गया। अब इसमें आपको बताना है क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोले संयोजन अभिक्रिया हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CuSO4 था। अब चूंकि हमने लोहे की कील डाली है, मतलब यहाँ पे हो गई हमारे पास आयरन हमने यहाँ पे मिलाया। जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो जो आयरन होता है ये ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे बनता है हमारे पास में FeSO4 बनता है, और जो कॉपर होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की रिएक्शन का नाम क्या था, तो बोलना इस प्रकार की रिएक्शन का नाम था विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, तो आप बोलना जो अभिक्रिया हो रही है ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, पहली बात समझे आप। दूसरी बोल रहे हैं लोहे की कील पर तांबे की परत जमा हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब क्योंकि हमारे पास यहाँ जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, हमने अभी देखा था। ये कॉपर जाएगा कहाँ पे, तो ये कहाँ पे चला जाता है, यहाँ जो हमारे पास में लोहे की कील होती है इस पर जाके चिपक जाता है ये कॉपर आयन। ठीक है, इसी के कारण जो कॉपर जो लोहे की कील होती है उस पर हरे रंग की भूरी परत दिखाई देती है। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये बात भी सही है। और ये केवल भौतिक परिवर्तन, ये बात गलत है, ये कैसे हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसे हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन है। अब हमारे पास में एक ऑप्शन हमें सही लगाना है और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं। यहाँ पे बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। अब हमें देखना होगा 2 में से हमें कोई एक लगाना है, तो कौन सा लगाना है। ठीक है, तो जब कभी ऐसी आपको कंडीशन लगे कि हमें 2 सही दिख रहे हैं, एक लगाना है, तो हमें फिर से क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के अनुसार हमें आंसर देना होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कील डाली और कुछ समय बाद रंग बदल गया, रंग बदलने का कारण बताना है, आगे क्या प्रक्रिया हुई उसके बारे में नहीं बताना है, केवल रंग बदलने का कारण बताना है। तो बोलना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कॉपर निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला आंसर इस वजह से हम सही कर देंगे, सी वाले को छोड़ देंगे।
अगर हम वैसे नॉर्मल देखें तो सी वाला भी सही है कि जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है वो भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, अभी के लिए इसको हम छोड़ देंगे और अभी के लिए इसको क्या मान के चलेंगे, हम अभी के लिए इसको अपन गलत मान के चलेंगे, क्योंकि हमें एक करेक्ट कारण देना था और करेक्ट हमें बी वाला मिल रहा है यहाँ पर। ओके, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आप बताइए। फिर से हमारे पास असेसर रीजन से संबंधित क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है, असेसर है आपके पास में, कि लकड़ी का चम्मच धातु के चम्मच की तुलना में देरी से गर्म होता है। ठीक है, ये बात सही है गलत है? ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे, और यहाँ पे रीजन में दिया हुआ है लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो मैंने बोला है सबसे अच्छी बात यह है कि हमें दोनों लकड़ी दिख रही, मतलब संबंध तो दिख रहा है, और संबंध को और अच्छा मजबूत करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला क्वेश्चन होता है क्योंकि क्वेश्चन जोड़ देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहें, लकड़ी का चम्मच धातु के चम्मच की तुलना में देर से गर्म होता है, क्यों? ठीक है, और क्यों का अगर ये आंसर सही दे रहा है, क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी और ये बात भी सही है। अब इसने संबंध भी सही बता दिया है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ए और आर सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर पा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या समझते हैं कि लकड़ी गर्म नहीं होती है। ये बात हमेशा गलत है कि लकड़ी भी क्या होती है, गर्म होती है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा का संवहन बहुत कम मात्रा में होता है या फिर होता ही नहीं है, तो इस वजह से हमें लगता है गर्म नहीं हो रही है। कभी अगर आपने चूल्हे में लकड़ी जलती हुई देखी होगी तो वहाँ देखा होगा लकड़ी जहाँ जलती हो उसके पास में ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कहना गलत होगा कि लकड़ी बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एग्जाम्पलर गतिविधि में नमक और चाक पाउडर दोनों को पानी में मिलाया गया है। मतलब आपके पास में दो बीकर होंगे। ठीक है, बीकर ही मान के चलते हैं, एक बीकर आपके पास ए रहा, ओके, और एक बीकर आपके पास में ये रहा बी। ओके, अब दोनों में आपके पास सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे पानी है। ठीक है, मतलब H2 आपके पास ये रहा और H2 आपके पास ये रहा। अब एक में हमने क्या है, एक में हमने NaCl मतलब हम बोल सकते हैं नमक को घोला है, और जो दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं, चाक के पाउडर को घोल रहे हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है, चाक के पाउडर को घोला है यहाँ पे। अब हमें निष्कर्ष निकालना है, क्या निष्कर्ष सही होगा। यहाँ पे लिखा है सभी ठोस पदार्थ घुलनशील होते हैं। देखो यहाँ पे सभी लिखा है और मैंने पहले ही बताया है सभी कहीं पे देखो नेगेटिव वर्ड है और ये अक्सर गलत निकलता है 90% उम्मीद में। ठीक है, क्योंकि सभी ठोस घुलनशील नहीं होते। जैसे हम पत्थर को ही मान के चलो, किसी पत्थर को आप पानी में डालोगे तो क्या पत्थर घुलता है, आप बोलोगे नहीं घुलता है, पत्थर भी क्या ठोस है, इस वजह से ये वाला आंसर हम गलत मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नमक अघुलनशील है, लेकिन हमने तो देखा नमक घुल जाता है, तो ये बात भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि नमक कैसा है, घुलनशील पदार्थ है। दूसरा है घुलनशीलता पदार्थ का गुण है, ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक पदार्थ का एक गुण होता है घुलनशीलता। कई पदार्थ घुल जाते हैं और कई पदार्थ नहीं भी घुलते। ठीक है, और यहाँ पे है ताप का घुलनशीलता से कोई संबंध नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ताप और घुलनशीलता एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम तापमान ज़्यादा देंगे तो घुलनशीलता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी वाला सही आंसर होगा कि हर एक पदार्थ की घुलनशीलता का गुण अलग अलग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर से मल्टी स्टेटमेंट है यहाँ पर भी, और क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है, ध्वनि के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। कौन कौन से कथन है, पहला है आपके पास में ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, और दूसरा कथन है निर्वात में ध्वनि चल सकती है, और तीसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है आयाम अधिक होने पर ध्वनि तीव्र होती है। ठीक है, आपको बताना है केवल एक सही है, एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, एक दो और तीन सही है। कौन सा सही है यहाँ पर, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया था ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ये बात 100% सही है कि जब भी हमें ध्वनि को उत्पन्न करना होगा कहीं ना कहीं पे कंपन करना होगा। जैसे मैं अपने स्टूल पर अभी मार रहा हूँ तो आपको ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जहाँ पे कंपन होगा वहाँ पे ध्वनि होगी। तो पहला बात तो यहाँ पे सही है। दूसरी बात बोली है इन्होंने निर्वात में ध्वनि चल सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात में कौन चल सकता है, तो बोलना जो निर्वात होता है, निर्वात में केवल कौन चल सकता है, तो बोलना जो निर्वात है इसमें केवल हमारे पास में प्रकाश चल सकता है। ठीक है, तो निर्वात में कौन चल सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, निर्वात में कौन चल सकता है, केवल प्रकाश। ओके, तो निर्वात में केवल सकता है प्रकाश चल सकता है। ओके, तो दूसरी बात गलत हो गई। यहाँ पे दिए हुआ है आयाम अधिक होने पर ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। हम देखते हैं अगर हमारे पास में कोई भी वस्तु है और उसका अगर आयाम है, ठीक है, आयाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके,
तीव्रता की, या फिर हम बोल सकते हैं लाउडनेस की। अगर आयाम ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे तीव्रता भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा सही है यहाँ पर, पहला और तीसरा सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे दूसरी बात समझो कि सर ये आयाम क्या होता है, तो देखना जब भी आपने कभी वेव को देखा होगा तो ऐसे हम बीच में से मान के चलते हैं, आप ऊपर नीचे देखते हो ना कि ऊपर नीचे जा रही है, तो यहाँ जो मध्य पॉइंट है तो मध्य बिंदु से ऊपरी कितने ऊपर तक जा रही है ये दिखाता है, इसी को हम आयाम बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आयाम। ओके, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और समझिए क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास में। क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है दो वस्तुएं समान दूरी तय करती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वस्तु ए को 5 सेकंड और वस्तु बी को 10 सेकंड लगते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे लिखा है दोनों की गति समान है, दूसरे में लिखा है ए की गति बी से कम है, बी की गति ए से कम है, गति समय पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, अगर क्वेश्चन को हम पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए 5 सेकंड ले रहा है और बी क्या ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा है। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है, ये दूरी कैसी है, समान है। आप याद रखना, हम पढ़ते हैं जब भी हम पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन को, हमें क्या देखना पड़ता है, हमें फॉर्मूला याद अगर होता है तो बढ़िया रहता है। जैसे हमने पढ़ा है, जब भी हम बात करते हैं चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, तो अब बोलना चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, कि चाल अगर हमें किसी व्यक्ति की गति पता करना है तो हम बोलते हैं कितनी दूरी है और कितने समय वो तय कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे समय दिया हुआ है, एक का 5 है और एक का क्या है 10 है, और क्या है हमारे पास में दूरी यहाँ पे बराबर दी है। तो इस पे हम क्या डिटेल कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो कम समय ज़्यादा दूरी तय कर रहा है मतलब इसकी क्या है, चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो उससे दुगने समय में उसी दूरी को तय कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जो बी है ना, बी की गति ए से कम होगी। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, बी की गति ए से कम होगी। अब देखो यहाँ पे चाल लिखा है और यहाँ पे समय लिखा है, जब भी हम देखते हैं कोई बटे में चीज़ लिखी होती है तो वो एक दूसरे के, हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी का समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को समय ज़्यादा लग रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसमें जो चाल होगी उसकी चाल कैसी होगी, उसकी कम होगी। और अगर किसी व्यक्ति की चाल ज़्यादा है तो मतलब इसका क्या होगा, उसके पास जो समय लगेगा किसी दूरी को तय करने में, वो समय कैसा लगेगा, कम लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे इसको कम समय लग रहा है इसलिए इसकी चाल ज़्यादा हुई, इसको ज़्यादा समय लगा इसलिए इसकी चाल कम हुई। ठीक है, इस बेस पे हमने दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे सी वाला आंसर होगा, बी की गति ए से कम हो गई। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन में दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अनुसार बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। और विकल्प में आपके पास दिया है केवल एक, एक दो, दो तीन, एक दो तीन। कौन सा सही होगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बर्फ का पिघलना हो रहा है, और बर्फ का पिघलना मतलब क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अवस्था परिवर्तन। ठीक है, और जब कभी हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन देखते हैं, और अवस्था परिवर्तन अगर हम देखते हैं कैसा होता है हमारे पास में, उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय हो इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है अगर हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकें। ठीक है, जब कभी हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन हो रहा है और उत्क्रमणीय परिवर्तन है तो वो कैसा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। अपरिवर्तनीय परिवर्तन है, ये बात गलत है, क्योंकि ये कैसा होता है, ये परिवर्तनीय है। कैसा होता है ये परिवर्तनीय परिवर्तन होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए, क्या है क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही ईंट को सपाट रखकर और खड़ी रखकर रेत पर रखा गया है। यहाँ पे आपको फिर क्रम भी दिया हुआ है कि दोनों स्थितियों में बल समान रहेगा। खड़ी ईंट में दाब अधिक है, सपाट ईंट अधिक धंसेगी, दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसके आगे भी शायद क्वेश्चन है आपको, हाँ सीक्वेंस बताना है इसके बारे में, कौन सा सीक्वेंस सही होगा। पहले हम किसे देखेंगे, S1 S4 S2 S1 S2 S3
S1 S4 S3 S2 S3 S4। देखो पहली बात इन्होंने क्या बोली है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, उसके बाद में हम देखते हैं कि सही क्रम क्या होगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि दोनों स्थितियों में बल समान लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है इन्होंने जो भी बोली है बात। यहाँ पे देखा है खड़ी ईंट में दाब अधिक लगेगा, ये बात भी सही है कि एक ईंट हमारे पास ऐसी खड़ी है और एक ईंट क्या है हम यहाँ पे लेटी हुई है, ठीक है। तो खड़ी ईंट मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, एरिया कैसे हमारे पास में कम है, और लेटी ईंट मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिया अगर हम कम है तो हम बोल सकते हैं एरिया कम, इसलिए हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर जो दाब होगा, दाब कैसा होगा, यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो दाब होगा वो कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं खड़ी ईंट में दाब अधिक होगा, ये बात बिल्कुल सही है। सपाट ईंट अधिक धसेगी, ये बात बिल्कुल गलत होगी। दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सही होगी। तो हमें देखने को मिल रहा है हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट फोर्थ यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। तीसरा नहीं मिल रहा है सही, तो पहले नंबर तीसरा जहाँ देखने को मिल रहा है उसको हम हटा सकते हैं। अब हमें देखने को मिल रहा है S1 S4 S2 S3, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कौन सा मिल रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए वाला सही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों स्थितियों में बल समान होगा, फिर दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और खड़ी ईंट में दाब अधिक होगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है कि आपके पास प्रकाश संश्लेषण दिया है, फिर कथन दिए हुआ है। यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही दिख रही है हमें, है ना। पत्तों के अलावा प्रकाश संश्लेषण पौधे के अन्य हरे भाग भी कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल, यहाँ पर देखो केवल लिखा है, ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल गलत होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कौन कौन सा कोड सही है, यहाँ पर पहला हमारे पास सही देखने को मिल रहा है और दूसरा भी सही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे केवल पहला है, हटा सकते हैं, पहला तीसरा हटा सकते हैं, यहाँ पे पहला और दूसरा है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। फिर से हमारे पास कॉपर की कील और सॉरी लोहे की कील और कॉपर सल्फेट संबंध है। अब सीक्वेंस पूछा आपसे कि सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है, विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, लोहे की कील पर भूरी परत जमती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, तावा विलयन से बाहर निकलता है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये देखना है हमें। देखो कौन सा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे बोला है कि दो कंडीशन बोला है। जैसे यहाँ पे S4 अलग दिख रहा है पहले नंबर, तो इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, सही है गलत है। यहाँ पे देखा है तावा विलयन से बाहर निकल आएगा। देखो डायरेक्ट तो हम बोल नहीं सकते कि तावा डायरेक्ट कुछ किया ही नहीं और बाहर निकल आया, इस वजह इसको हम थोड़ा भी गलत मानते हैं। तीनों में S3 है, S3 में क्या है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब ये बात सही है, पहले नंबर पर ये आ सकता है। फिर यहाँ पे S1 है, विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, लोहे की कील भूरी परत हो जाती है, तावा विलयन से बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अभिक्रिया होगी, तावा विलयन से बाहर आएगा और कहाँ पे आ जाएगा, तो बोलना लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम जाएगी, ओके। तो हम बोल सकते हैं S3 है, S4 है, S2 है और फिर S1 होगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं बी वाला यहाँ पर सही होगा आंसर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रकाश लाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है, पहला कथन हमारे पास दिया हुआ है, उत्तल दर्पण जिससे हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बात सही है गलत है, तो ये बात बिल्कुल 100% सही है हमारे पास में कि उत्तल दर्पण क्या होता है, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण बात हो रही है, मतलब दर्पण कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर साइड क्या होती है, पॉलिश होती है और बाहर साइड से क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। दूसरी बात बोली है, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। और यहाँ पे अवतल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस की बात कर रहा है और हमें पता है
जो अवतल लेंस होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उत्तल दर्पण के समान होती है। और उत्तल दर्पण हम देख रहे थे आभासी, यहाँ पे लिखा है वास्तविक, इस वजह से ये गलत होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा। तो पहला दूसरा मिल रहा है सी पर, तो ये वाला यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि स्थिति हमारे पास पहले दी हुई है, कौन सी स्थिति है। स्थिति में हमारे पास दिया है दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। दूरी समय ग्राफ बना लेते हैं पहले नंबर। तो ये हमारे पास हो गया, इस साइड हो गया हमारे पास समय हो गया, ओके, और एक्स अक्ष मान के चलते हैं, और ये हमारे पास वाई अक्ष, और ये हो गया हमारे पास में दूरी। अब यहाँ पे एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा का मतलब है ये हमारे पास सीधी रेखा। यहाँ पे जो स्लोप है हमारे पास में, ढलान, ये क्या दर्शाती है, तो बोलना ये जो ढलान होती है ये दर्शाती है चाल को या फिर गति को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में है वस्तु समान दूरी तय करती है। देखो, वस्तु समान दूरी तय करती है, लेकिन समय की बात, मतलब सीधी बात है, इनकम्प्लीट सेंटेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, ये बात बिल्कुल सही है। वस्तु की गति समान होती है, ये बात भी सही होगी। और त्वरण यहाँ पे शून्य होगा, ये बात भी सही होगी। अब हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखना है, कौन सा सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे S1 है, देखो S1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, S1 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये दोनों तो यहाँ पे गलत होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे S2 है, S2 है, मतलब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, बिल्कुल ये बात सही होगी। वस्तु की गति समान है, मतलब अगर समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो वस्तु की गति समान है, और अगर वस्तु की गति समान है तो त्वरण यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कौन सा सही होगा, बी वाले यहाँ पे सही होगा कि पहले S2 आएगा, फिर S3 और फिर S4 आएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बर्फ को गर्म किया जाता है, क्या देखने को मिलता है। स्टेटमेंट फर्स्ट, बर्फ पिघलती है, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है, पता है बर्फ से रही तो अवस्था परिवर्तन भी सही होगा। भौतिक परिवर्तन होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे लिखो रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन जहाँ पे S4 देखने को मिल रहा है, एक मिनट, यहाँ पे हटाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि S4 भी दिया है साथ में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे चारों बात यहाँ पे सही होगी। ठीक है, मतलब बर्फ पिघल रही है, इसका मतलब अवस्था परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और भौतिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डी वाला आंसर सही होगा। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि एक शिक्षक परख नली में मैग्नीशियम रिबन को जलाता है और प्राप्त राख को पानी में घोलता है। इस घोल का परीक्षण करने पर क्या पाया जाता है। यह घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। और दूसरा कथन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो याद रखना इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे देखना दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। ओके, तो याद रखना इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो पहली रिएक्शन यहाँ पे क्या हुई होगी वो देखना। मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को हम क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या है, जलाएंगे। तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, अब हम दूसरी रिएक्शन में क्या देखते हैं, जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम H2O मतलब पानी की प्रेजेंट में क्या है इसको घोलेंगे, तो हमें देखने को मिलता है क्या, MgOH देखने को मिलता है, या फिर हम बोल सकते हैं MgOH का होल टॉइस देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हम इसका परीक्षण करते हैं लिटमस पर, किस पर परीक्षण करते हैं, जब हम इस पर लिटमस का परीक्षण करते हैं तो ये कैसा रंग देता है, ये नीला रंग देता है। और हमें पता है जब कोई नीला रंग देता है इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रकृति कैसी होगी इसकी, इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। ठीक है, ओके।